वाल्मीकि इतने सरल सहज और इतने रॉ मटेरियल कैसे बने हुए हैं, कैसे बचे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जटाटवी गलज्वल प्रभा पावित स्थले गलयवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमक 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 डमन निनाद वंडमर्भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवः। आपके प्रश्न का जवाब है भगवान शिव। भगवान शिव की वजह से बचा हुआ। जी आगे पूछिए। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम कवियों को ना आदत हो गई है लंबा लंबा सुनने की। सबसे इतना सहज उत्तर देने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। इतना सुंदर बोलने के लिए बहुत आभार आदरणीय अखिलेंद्र जी। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है, हम सबके मस्तिष्क में आ रहा है, अभी अग्रज ने बहुत बढ़िया सवाल किया भी जब सत्या भैया आए थे कि करोतही में बैठा हुआ कोई लेखक मुंबई में राइटिंग करना चाहे तो कैसे करेगा, उसमें आपका क्या सहयोग होगा? आप जैसे महनीय सिवान के बेटों का क्या सहयोग होगा जो पश्चिम में जाकर पूरब की धौंस जमाए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई किसी का सहयोग नहीं करता। मनुष्य को स्वयं का सहयोग करना स्वयं सीखना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि ने सबको बराबर इच्छा शक्ति दिया है, सबको बराबर आत्मविश्वास दिया है, सबको उतना ही कर्म करने का अधिकार दिया है। आवश्यकता है कि उस शक्ति को इस्तेमाल करें। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपने आत्मविश्वास को, अपनी कर्मठता को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति को, हमें जो मिल गया उसी में खुश हैं। इतना काफी नहीं है, हमें और कर्म किए जाना है, क्योंकि कर्म प्रधान सृष्टि है। कर्म प्रधान, ये याद रखिए। तो जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम बड़ा धनिक बा, हमने के तो करीबे रह गए नहीं सन। बाबूजी तो कुछ कोई में ना कैले, दादा तो पंडिताई करते रहे का करी सन। हुकनी के देखो ना बड़ा आज बात से आगे बढ़ गई। 4 किता मकान हो गई, 6 गो ट्रैक्टर बा, 100 बीघा खेत किन ले। अरे वो कर्म किया है, कई जन्मों का कर्म का प्रारब्ध भोग मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रारब्ध भोग का जो चर्चा किया है उन्होंने, वो क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तसु फल चाखा। और उसके बाद आता है वही है वही जो ही राम रचि राखा। और करते क्या है? सब कोई कहेला वही है वही जो ही राम रचि राखा, रामे रचले बारे। बाकी का 2 लाइन सब मिटा देता है, बोलते ही नहीं। वही है वही राम रचि राखा कि पहले का जो 2 लाइन है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा, ये कोई बोलता ही नहीं है, बताता ही नहीं है कि जो है वही कर्म है और कर्म ही भाग्य है। हमार तो किस्मतें फूटल बा, कुछ भइबे ना कइल। हमनी के किस्मत में नहीं थे कि गाड़ी घोड़ा पर चढ़ल जाओ, हवाई जहाज पर चढ़ल जाओ। हमनी के किस्मत नहीं कि ट्रैक्टर खरीदल जाओ, लड़कन के अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ावल जाओ। अरे किस्मत क्या है? जो आप कर्म कर रहे हैं वही किस्मत है, उसी किस्मत का फल है। आज ये सदा निरा ये जो महोत्सव हो रहा है, करता हुई बाजार इस गांव में देहात का पहला लिटरेचर फेस्टिवल है। और अभी अभी ये पूर्व सत्र में ऐसा प्रश्न उठा, पांडे जी ने प्रश्न किया कि सर्वेश तिवारी जैसे लोग पैदा कैसे होंगे। तो यहाँ जो ये 200, 300, 400 लोग जो बैठे हुए हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि इस साल इसमें से 100 लोग सर्वेश तिवारी बन जाए। नहीं, अगर इस महोत्सव से एक बच्चे पे भी प्रभाव पड़ गया, इस महोत्सव का एक बच्चे पे, तो वही सर्वेश तिवारी बनेगा। सिर्फ एक बच्चा चाहिए। अब वो कौन बच्चा होगा वो अपने खुद तय कर ले। इस होने वाले सारे सत्रों का
इस लिटरेचर, इस साहित्य महोत्सव का प्रभाव किस बच्चे पे पड़ता है, वो बच्चा कौन है। सिर्फ एक बच्चा चाहिए। यहाँ बैठे हुए 100-200 जो लोग हैं उसमें से 100 लोग नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। परिवर्तन के लिए एक ही काफी है। एक चंद्र तमोहंती न चितारा गनो पिचा। एक ही चंद्र का चंद्रमा अंधकार दूर करने के लिए काफी है। इतने सारे तारे क्या करेंगे। चर्चा हो रही है ना सर्वेश तिवारी की। चौथा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, देहात का पहला, भारतवर्ष का पहला देहात का लिटरेचर फेस्टिवल। उसके बाद ये भी बात हो रही थी, मैं ये पूर्व सत्र का अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूं, मैं प्रियंका जी क्षमा चाहूंगा। ये भी बात हो रही थी कि साहित्य क्या है, साहित्य कट तो नहीं गया है, साहित्य से ये, साहित्य से ये। समस्या ये है कि साहित्य का प्रावधान हमारे शिक्षा प्रणाली में ही नहीं है। साहित्य से जुड़ने का जो प्रावधान है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में है ही नहीं। और जो रहा सहा था 1 दशक पहले, 2 दशक पहले, वो भी हटा दिया गया है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नाम पे। महापुरुषों को हटाया जा रहा है। बच्चों का आदर्श कौन बनेगा, नई पीढ़ियों का आदर्श कौन बनेगा। वो हम में से ही खड़ा होना पड़ेगा, सर्वेश तिवारी जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और ये भी समझना होगा कि साहित्य क्या है। केवल कहानियां पढ़ लेना, उपन्यास पढ़ लेना, कविताएं पढ़ लेना, क्या केवल यही साहित्य है। और ये जो साहित्य है जो 24 घंटा साथ में है, कोई 3 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, 5.5 फीट का है, इस साहित्य को कब जानिएगा, कब जानिएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शरीर को पढ़ाना हो तो कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, जो डॉक्टर बनेगा वही शरीर पढ़ेगा। क्यों भाई, शरीर से बड़ा साहित्य नहीं है, याद रखिए। आपके मस्तिष्क से बड़ा कोई साहित्य नहीं है। लेकिन शिक्षा प्रणाली ने मस्तिष्क को मेडिकल साइंस में डाल दिया। मस्तिष्क के साहित्य को पढ़िए। वो बच्चों को बताना जरूरी है कि मस्तिष्क क्या है, कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम क्या है। क्यों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों अवसाद में जा रहे हैं, क्यों तनाव में जा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं। उसका कारण यह है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को नहीं जानते। नर्वस सिस्टम आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम, क्या बोलने से क्या एक्टिवेट होता है। बिना मतलब के लोगों की शिकायतें चलती रहती हैं, बिना मतलब की गालियां बकते रहते हैं, बिना मतलब की चीजें होती रहती हैं। मनुष्य एक यंत्र है, एक यंत्र है, और इस यंत्र को चलाने वाला कोई और है, और वो सिर्फ श्वास है। श्वास, क्या हम श्वास लेना भी ठीक से जानते हैं? क्या हम श्वास के साहित्य को भी जानते हैं? हम श्वास के साहित्य को नहीं जानते। सिखा दिया गया श्वास फेफड़े से लिया जाता है? अब पेट से श्वास नहीं लेते कोई भी, नाभि से श्वास नहीं लेता कोई भी। हर आदमी जो है वो फेफड़े से श्वास लेता है। हर आदमी समझता है यहीं से श्वास, नहीं, श्वास नाभि से लेना है। याद रखिए, नाभि से आप श्वास लीजिए। बच्चा जब मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसको उसका श्वास नाभि से मिलता है। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाड़ ही काटा जाता है जब इस धरती पे आता है वो तो। और जैसे नाड़ कटता है वो श्वास प्रक्रिया बंद होता है और प्राकृतिक श्वास प्रक्रिया शुरू हो जाता है। नाभि, याद रखिए। तो ये साहित्य को जानना है कि मस्तिष्क का साहित्य क्या है।
श्वास का साहित्य क्या है, बोलने का साहित्य क्या है, बोलते कैसे हैं, नाद क्या है, अक्षर क्या है, नक्षरते अक्षर, जिसका क्षय ना हो, शब्द ही ब्रह्म है। ये साहित्य जानना पड़ेगा पहले। इस साहित्य को बच्चों को बताना आवश्यक है। बच्चे आजकल तो पूरा दुनिया सिमट गया है, बच्चों के पॉकेट में मोबाइल है, कितना भी डांटिएगा उधर जाके बगल में सड़क के पीछे बगीचा में बैठ जाएगा, पूरा टोली बना के वो रील, आजकल रील चल रहा है। अब भोजपुरी का तो गाना कमाल हो गया आजकल है, खूब बातें चल रही है भोजपुरी के गाना। कल हम जिस होटल में ठहरे हुए तो वहां भी बज रहा था, 1 बजे तक सोने नहीं दिया, वहां भी यही चल रहा था। तो ये क्या है, साहित्य से कटना है। साहित्य से कटना ये है कि स्वयं को नहीं जानना, स्वयं के साहित्य को पहले जानना है, अक्षर को पहचानना है। बोलते कैसे हैं, आहत क्या है, अनाहत क्या है। नाद की बातें तो सभी करते हैं, क्या है आहत नाद और क्या है अनाहत नाद। अनाहत जो बिना आहत के प्रकट हो। हिंदी वर्णमाला में जो 33 अक्षर हैं और जो 16 तन्मात्राएं हैं, उसमें से क्या आहत है, क्या अनाहत है। वही नाद हो जिसका आहत ना हो। कोई आहत हुआ, जीभ कहीं पे टच किया, करके देखिए, तालु में, मुर्दा में, दंत में, होष्ट में, क, ख, ग, घ, जीभ सब जगह टच कर रहा है, अंगा। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जहां जीभ का कोई काम नहीं है। ये है अनाहत। ये हो नाद, जहां से सृष्टि की रचना हुई है, वही है वो ओम ही है जड़। नाद के बिना बृहत संगीता में मतंग ऋषि ने कहा है कि नाद के बिना कुछ नहीं है। सबकी उत्पत्ति नाद से हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई है। जब पर ब्रह्म जो है अकेला महसूस कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले नाद की ही उत्पत्ति की थी। हो गया ना। जब मुंह पूरा खोलिएगा अ हो गया, मुंह को छोटा करते जाइएगा ऊ हो जाएगा, और दोनों ओठ बंद होगा म हो जाएगा। हुआ, ओम हुआ, कोई घर्षण हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाकी हर वर्णमाला के हर अक्षर में ये है। इस साहित्य को बोलना क्या है, श्वास क्या है, मस्तिष्क क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। ये साहित्य को समझना पड़ेगा। पूरे 11 महीने में आप नए हो जाते हैं, आपका शरीर नया हो जाता है। पूरे 11 महीने सारे सेल्स बदल जाते हैं, सिर्फ 11 महीना। क्योंकि प्रतिपल सेल्स आपके शरीर के जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। प्रतिपल 11 महीने में सारे सेल्स नए हो जाते हैं। इसलिए 11 महीने पहले जो आप होते हैं, 11 महीने बाद आप नहीं होते हैं। आप किसी से साल भर के बाद मिले हैं, आप खुद ही कहते हैं का रे तुम तो बदल गए बारे रे, का कलिस हो बड़ा बदल गई बा, हो बड़ा भयंकर हो गई बा, अगर बातचीत करे इनू, ये क्या कारण है? क्योंकि सारे सेल्स नए हो गए। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इस शरीर में। कितने सेल्स हैं? तो इस साहित्य को जानना है। असल साहित्य ये है। ये तो कविता, कहानियां, उपन्यास, ये सब बहुत बाद में है। ये समाज का एक दर्पण है कि समाज में ये चीजें हो रही है, लिखा जा रहा है। राजनीति में ये हो रहा है, लिखा जा रहा है।
सृष्टि का ऐसा कुछ है, इसलिए लिखा जा रहा है। चिड़िया ऐसी चहक रही हैं, फूल ऐसे खिल रहे हैं, हवा ऐसे चल रही है। ये वो बातें हैं। लेकिन असल साहित्य को जानना होगा जिसका प्रावधान शिक्षा प्रणाली में नहीं है। हर माता पिता को ये अपने बच्चों को बताना होगा, तब जाकर बच्चे तनाव मुक्त होंगे, अवसाद मुक्त होंगे, चिंता मुक्त होंगे और आत्महत्याएं बंद होंगी और बच्चे घबराएंगे नहीं। धन्यवाद। ये मेरे हिसाब से साहित्य की परिभाषा है। बहुत ही अच्छी परिभाषा रही। अगर मैं बहुत छोटा करके बोलूं तो माँ बाप को सबसे पहले संस्कार देने की आवश्यकता है। उनके अंदर व्यापार भरने से पहले व्यवहार भरें, यही सबसे पहली सीख होगी हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आ रहा था अखिलेश जी कि आप पृष्ठ 29 पे एक कविता याद कीजिए। अभी मैं इसे पढ़ रही थी तो आपने लिखा कि हम रहते पूरब में हैं, देख रहे पश्चिम को, वो रहते पश्चिम में हैं और देख रहे पूरब को। और मतलब थोड़ा सा शायद ये कड़वा हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि मुंबई में रहने वालों को हम स्वयं भी पश्चिम में खड़ा हुआ देखते हैं। तो आप खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप खुद को कैसे बताएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही हकीकत है। जब से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली इस देश में आई 1850 में, 1836 में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह दिया था कि मैं एक ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करने जा रहा हूं जो भारतीयों को हीन बना देगा। वो अपने विचार में ही हीन होंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे। और वही लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली जो लाया और 1850 में जब लागू हुआ, तब से हम पश्चिम की तरफ ही देख रहे हैं। हम देख कहां रहे हैं और सारी चीजों को अपना चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। वो दूसरी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद पश्चिम अब इधर देख रहा है, पूरब की तरफ। ये एक बहुत जोरदार ताली बजने वाली बात थी। इसमें काशी का गौरव, हिंदुस्तान का गौरव झलक रहा था। और राष्ट्र पटल पे हम संस्कार भारती के बैनर तले आज इसलिए बैठे कि हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है। एक जोरदार तालियां और अखिलेश भैया का ये परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन एक प्रशंसा पत्र था हमारे। प्रियंका, एक प्रश्न उसी कविता पर था भैया। मैंने पढ़ी वो कविता और वो है कि हम पूरब की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर, और पश्चिम हमारी ओर देख रहा है। अगर पश्चिम संस्कृति के अंधानुकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा किसी ने किसी कम्युनिटी कहें या जो भी कहें, सबसे ज्यादा किसी ने अंधानुकरण किया तो वो है भारत का फिल्म उद्योग, जहां से हमारे अखिलेंद्र भैया आते हैं। और उसी फिल्म इंडस्ट्री में रह के हमारे बीच से हमारे गोपालगंज छपरा का गया हुआ कोई युवक उसी मुंबई में बैठ के लिख रहा है कि नहीं, पश्चिम हमारी ओर देख रहा है हमारे अध्यात्म को, तो हमें भी अपनी ही ओर देखना चाहिए। ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि आपने कहा था कि हम वेब सीरीज नहीं करेंगे, बड़ी वल्गरिटी है। मुंबई में बैठ के हमारे बीच का एक आदमी, मैं आपको एकदम अपने जवार के बुझा तक रउजा के ना रहती तो इतना साहसो ना रहा रही कह देवे के कि हम ना करें। तो केगा मैनेज हो पावेला कि वो पानी में रह के मगर से बैर वाला जैसे बात होता। बस हमार प्रश्न बा कि अखिलेंद्र भैया मैनेज केगा कर लेगी। जिकरा सर पे माँ भगवती या भोलेनाथ के आशीर्वाद होके वो केकरा से का डराई। क्या बात। हमारी ऋषियों ने गोष्ठियां करके भारतीय संस्कृति को नहीं संवारा है। भारतीय संस्कृति का आधार है अध्यात्म, और पूरा जितना ये दुनिया का नाश हो रहा है, अध्यात्म को फिर से लाना पड़ेगा, जन जन को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही आध्यात्मिक है। हर एक के भीतर सुप्त अवस्था में अध्यात्म पड़ा हुआ है और सब आध्यात्मिक है, बोलना नहीं चाहता।
वही हालत हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। बच्चा का मुंडन करवाना हो, पंचांग दिखवाएंगे, पंडित के साथ ही करेंगे। ब्याह शादी करना हो, पंचांग दिखा के ही तारीख निकलेगा। फिल्म का मुहूर्त करना हो, पंचांग दिखा के ही। गणेश जी का पूजन होकर ही रोज शूटिंग शुरू होता है। ये क्या है? लेकिन वो है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, जो फिल्म इंडस्ट्री की बात आपने की, जिस फिल्म इंडस्ट्री से मैं हूं, बड़ा गड़बड़ लगा था हिंदी बोलना में। बोली हम तो कुछ सहज हो जाती है। अच्छा, बोली ले हिंदी जौन द्वार रंगमंच विश्व के खोलक हमरा खातिर, बाकी रहेला मन में मन के बाद बिना भोजपुरी में बोल ले। जैसे भोजपुरी बोलल जाओ हैं? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। एक किताब में भी दो भोजपुरी की कविता बा, जबकि ये हिंदी कविता की पुस्तक है, लेकिन इसमें भोजपुरी की दो कविताएं हैं। और ये पहली बार हुआ है। ये अभी तक हिंदी के किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य में अपनी मातृभाषा की कोई भी रचना नहीं डाली है। नहीं, ये पहली बार हुआ है। ये मुझे भी पता नहीं था। परिचर्चाओं में मुझे बड़े बड़े विद्वानों ने और यूनिवर्सिटीज के जो हिंदी के प्रोफेसर आए, उन लोगों ने बताया इस पुस्तक के परिचर्चाओं में। एनीवे, अभी क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग आए ही नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी अच्छा नहीं माना गया, कभी भी नहीं माना गया। इसीलिए मुझ तक, उसके बाद तो अब तो माँ बाप ही इंडियन आइडल के लिए बच्चों को तैयार करता है, सारे गमा के लिए गाना सिखाता है, नाच इंडिया नाच के लिए डांस सिखाता है। अभी माँ बाप ही बेचते हैं, माँ बाप भी कैमरे के सामने आना चाहता है कि मैं भी आ जाऊं बच्चे के बहाने। लेकिन एक जमाना था जबकि आप कह दीजिए कि आपको एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, नाटक करना है, सिनेमा करना है, तो इतना धुलाई होता था, इतना धुलाई होता था कि नानी याद आ जाती थी। भैया बीच में टोकअप, आप कितना संघर्ष करेंगे? ना वो बात, अभी बात फिनिश हो, जल्दबाजी मत करो, पहले सर्वे से सवाल। अब वो हो गया है कि अब लोग तैयार कर रहा है। तो क्योंकि सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता था, तो सिनेमा में पढ़े लिखे लोग आए ही नहीं, और जो आए वो टिके नहीं। मुंशी प्रेमचंद भी गए थे, 1933 में गए और 34 में एक फिल्म आई मिल मजदूर, और वापस लौट आए। मिल मजदूर एक ही फिल्म लिखी उन्होंने, बाद में उनकी लिखी हुई कहानियों पे बहुत फिल्में बनी। और उन्होंने लिखा कि सिनेमा का व्यापार शराब के व्यापारियों जैसा है, जो चाहते हैं वही करते हैं। यहां साहित्य का और सौंदर्य का कोई लेना देना नहीं है सिनेमा का। उन्होंने लिखा था सिनेमा और साहित्य करके, उनका बहुत प्रसिद्ध लेख है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो पढ़े लिखे लोग जो गए वो टिके नहीं, और पढ़े लिखे लोग वहां गए ही नहीं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस प्रशासन में गए, अलग अलग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़े लिखे लोग। उधर जो नदारत होता था अपने मोहल्ले का, वही जाता था वहां पे। सब कंफ्यूज हो गए, ताली बजाई जा कि ना बजाई जा। अरे हम फिजिक्स ऑनर्स होंगे भाई, बात हो गई। हम तो फिजिक्स ऑनर्स कह के गए, क्योंकि हमारा लेक्चरर ना बने के रहे कि पढ़ाई के पढ़े मन नहीं करा पढ़ाई के, ऐसे चलो नाटक कर जाओ। पढ़े लिखा लोग नहीं गया, तो फिर उनकी औलादें भी पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ने की आदत है नहीं। तो फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे साहित्य गुल हो गया, साहित्य खत्म हो गया। सिनेमा में साहित्य नहीं दिखता, या तो भारतीय दक्षिण भारतीय सिनेमा का कॉपी है, या फिर पश्चिम की फिल्मों का कॉपी है।
बिल्कुल कट पेस्ट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन गलती हमारी भी है, हम वैसी फिल्में देखते ही क्यों हैं? हम भी तो देख लेते हैं, मजे ले लेते हैं कि बड़ा अश्लीलता हो गई बाहो, कैसन पहनल के ड्रेस लेके आ, होंगा बा आ जाके टिकट कटा के पंकज टाकीज में देख ले लोग हैं। कहवा लागल बाहो देखला का देखनी हमर दे छपरा रानी है पंकज में लागल बा, एहो जी गोपालगंज में श्याम चित्र में लागल बा। चल जाओ का, चलो ना। अब पता चला गैंग बना के जाके चुपचाप देख भी आए लोग और बहस चल रहा है कि बड़ा अश्लीलता वाला कपड़ा पहन ले दिया लड़की। अब देखे क्यों रहे हैं? जब तक देखना नहीं बंद कीजिएगा वैसी फिल्में बंद, क्योंकि वो मालूम है क्या कहते हैं वैसी फिल्म बनाने वाले और करने वाले कि लोगों को यही पसंद आता है। क्योंकि आप देखते हैं फिल्म सुपरहिट हो जाती है, वो खूब पैसा कमा लेते हैं तो उनको लगता है कि पसंद आ रहा है। आपको अपने नापसंद पसंद को बताना पड़ेगा तब ऐसी फिल्म बनेगी। तो इसलिए दर्शक का भी दोष है, सिर्फ फिल्म बनाने का दोष नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऑन स्क्रीन गाली नहीं देना है, अश्लीलता नहीं करनी है। तो जितना वेब सीरीज आ रहा है ना, हम आज तक वेब सीरीज नहीं कर पाए हैं। हमको नहीं देखा होगा आप लोगों ने वेब सीरीज में, लेकिन गाली दे दे के सब कितना कमा लिया मालूम नहीं। लोग बड़ा पसंद भी कर रहा है। अब देखना बंद कीजिए ना। खाली बात होती है बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, बड़ा गाली गलौज है, बड़ा अश्लीलता है, बड़ा नंगापन है। आज सब छुपे 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 अलग, बाप अलग बेटा अलग, पूरा खानदान अलग अलग देख रहा है। बहुत गंभीर बात है ये बहुत गंभीर बात है, चिंतनीय है। इस पर चिंतन कीजिए कि कर क्या रहे हैं हम। क्योंकि एक मोबाइल है, उसमें पूरी दुनिया सिमटी हुई है, पूरी दुनिया। अब आप वो तो छीन नहीं सकते बच्चे के हाथ से, लेकिन उसका कितना इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को। क्योंकि आप उससे हट नहीं सकते, सोशल मीडिया से। अब ये जो डिजिटल मीडिया आया है, जो माध्यम आया है, इसका प्रयोग किस लिए करना है, किस चीज के लिए करना है? पढ़ने की आदत बिल्कुल छूट गई है, बिल्कुल। मैं स्वयं अपने बच्चों से कुछ पूछता हूं और सडन पूछता हूं, पता चला कि बेटा गायब हो गया, अंदर चला गया, गूगल ढूंढ के सवाल लेके आ गया। अभी तक बेटी से ही बात कर रहा था, तब तक वो सवाल का उत्तर गूगल से लेके आ गया। क्योंकि पढ़ने की आदत चली गई है, हर चीज के लिए गूगल, क्योंकि गूगल पे हर चीज है। तो इसलिए किताब पढ़ने की आदत जा रही है, वो भी सिखाइए। किताब की अपनी ऊर्जा है, किताब की अपनी ऊर्जा है। उसको छू के देखिए, उसको एक बार सहला के देखिए, उन अक्षरों को देखिए। उन अक्षरों का अपना अध्यात्म है। को अंदर है, को बाहर नहीं बोल सकते। को ना, को खो बाहर है, अंदर नहीं बोल सकते। हो नहीं, दम घुट जाएगा। गो अंदर है, बाहर नहीं है। घो बाहर है। ये क्या है? भारत की कोई भी ऐसी हमारी संस्कृति में चीज नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो, चाहे भाषा ही क्यों ना हो। इसलिए ये अपने आप में समझने की आवश्यकता है, बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि किताब को छुओ, उसका स्पर्श महसूस करो,
उन अक्षरों को देखो, उसका उच्चारण करो, बताओ कबर का उच्चारण क्या है, चबर का क्या है, तबर का क्या है, पबर का क्या है, पौ, पौ, फ, बो, ब, अंग, या, अड़ा, न, म, सब नासिका है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा। इन सब का उच्चारण सिर्फ हिंदी है। संस्कृत की बेटी है हिंदी, सिर्फ हिंदी के उच्चारण से मन मस्तिष्क पे इतना असर पड़ता है कि आपका मस्तिष्क हमेशा तरोताजा रहता है। हमेशा याद रखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन आप ज्यादा नहीं, एक पेज बोल के पढ़िए, एक पन्ना, एक ही पन्ना। मन करेगा आगे तो 2 पन्ना पढ़िएगा, 3 पन्ना, 4 पन्ना, एक ही पन्ना रोज पढ़िए बोल के। आप देखिए आप कैसे स्वस्थ रहते हैं। और अगर संस्कृत का उच्चारण करेंगे ना, संस्कृत का, तो आपकी रीढ़ की हड्डी का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं झुकेंगे आप, कभी नहीं, बैक प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आपको मालूम है रीढ़ की हड्डी में कितने वर्टेब्रा हैं? जोड़ जो है, वर्टेब्रा जिसको कहते हैं, जोड़ 33। और हिंदी के वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 33। हर चीज वैज्ञानिक है, याद रखिए। कंठ का उच्चारण, जिह्वा का तालु से घर्षण, जिह्वा का मूर्धा से घर्षण, जिह्वा का दंत से घर्षण, जिह्वा का फिर दोनों होठों का, ये क्या है? इस साहित्य को जानिए, उच्चारण के इस विज्ञान को जानिए। ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। आप जो भी बोलते हैं अनाप शनाप, वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, याद रखिएगा। और एक दिन किसी वक्त, ये मत समझिए कि 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल हमारी उम्र है, उसके बाद क्या बोल लिया, खूब गरिया लिया, अरे आज खूब गरियानी है ससुरा के, हैं? नहीं, उन गालियों से आपका पाला पड़ेगा एक दिन किसी जन्म में, याद रखिए। तब आपको लगेगा ये सब गालियां मैंने दी है, ये बकवास मैंने किया है। सोच समझ के बोलिए। और आप जैसा करते हैं बच्चों पे वैसा ही प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। बच्चे आपके प्रतिबिंब हैं, याद रखिएगा। अरे पता नहीं कहां से सीख के आता है ये क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या करता रहा है। पहले आप तो अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, जो ये हापी का रिफ्लेक्शन है उस पर याद रखिएगा। ढंग से देखिए बच्चे को और ढंग से अपने आप को, तो पता चलेगा कि क्या है। तो इसलिए ये विज्ञान को समझिए, इन साहित्य को समझिए कि उच्चारण क्या है, और इसका पूरा स्वास्थ्य पे बहुत कमाल का असर है, कमाल का असर है स्वास्थ्य पे। जी, एक जोरदार तालियां। इतना ज्ञानवर्धक संप्रेषण चल रहा था कि हम मंत्रमुग्ध भी थे और हमारी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी नहीं हुई। पर चलते चलते अगर मैं अखिलेश भैया से आग्रह करूं तो यही कहूंगी कि आज आप इसमें से क्या सुनाएंगे हम सबको। और उससे पहले मैं कुछ सुनाना चाहूंगी, क्योंकि एक कवि हृदय बिना बोले मानता नहीं है। और मैंने बहुत सारे क्या, मुझे लग रहा है मैंने आपकी सारी फिल्में लगभग देखी हैं, लगाम से लेकर लाल सलाम तक, सरफरोश से लेकर अगर हम वीर जारा, वो बहुत सारी बातें करें। और गुरु का किरदार तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ जाती ही रही होंगी, मुझे ध्यान नहीं है। पर वो किरदार आपको हम सबके बीच सबसे ज्यादा जीवंत रखा हुआ है। और
द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आप चंद्रशेखर आजाद के किरदार में थे। वो किरदार मेरे जीवन का मेरी प्रेरणा है, तो मैं वहीं से कुछ आपको सुनाना चाहूंगी। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मुझ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं आज आप में प्रतिछाया देख रही हूँ, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे हम दर्शक? कि ये जो कविता की किताब है अखिलामृतम, ये संयोग की बात है कि मेरा नाम और इस किताब का जो नाम है एक जैसा है। मेरा नाम अखिलेंद्र है, इसका नाम है अखिलामृतम, ये अखिल ब्रह्मांड का अमृत है। और इसकी एक एक कविता बीज है, क्योंकि मेरी कविताएं विजयादशमी नहीं मनाती, मेरी कविताएं विजयादशमी मनाती हैं। भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय जीवन, पर्यावरण, धर्म, कर्म, सब कुछ है इसमें, ऐसी कविताएं हैं। और चूंकि कोरोना काल का जो एक अभिशप्त, जो एक विभीषिका जिससे हम सब गुजरे, बहुत समय मिला, हम लोग घर में ही थे और सारा काम काज खुद ही करना पड़ता था। और जो समय मिलता था मुझे, वो रात को 11 बजे के बाद मिलता था, और मैं चूंकि थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, तो फिर उसी में लिखना शुरू हो गया, उसी में ये कविताएं लिखी गई। तो सबसे पहले जो कविता मैंने लिखी, चेतावनी, कि प्रकृति मनुष्य को चेता रही है, प्रकृति मनुष्य को चेता रही है। कोरोना काल के समय हमने ये लिखा था, और आज भी आप जो युद्ध देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का, जो समुद्र से लेके आकाश तक जो विस्फोट हो रहा है, तो प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। ये मैं सुनाता हूं। ये कविता कोरोना काल की पहली कविता है जो मैंने लिखी थी। इसका शीर्षक है चेतावनी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार। अविशेष है प्रकृति का हुंकार, करो और दुर्व्यवहार। अविशेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव से नहीं, प्रकृति और मानव से होगा। हमने तुम्हें बनाया मानव और तुम पशुता पे उतर आए। हमने तुम्हें बनाया समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, जड़ हो या चेतन, तूने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़, जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? जल को किया दूषित, वायु हुआ प्रदूषित, मार रहे पशुओं को लगातार, काट रहे मवेशियों को बारंबार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू
धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी, तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव का ही कर रहा संहार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। बुद्धि का किया अगर और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। जाना होगा बुद्धि के आगे, करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछती हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? बताइए। धन्यवाद। चेतावनी के माध्यम से सजग होने का एक आह्वान थी ये कविता। एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और कहीं हम एक तो गीत लिख लें अखिलेंद्र भैया कि ओकरी ममता के कबहू भरपाई ना हुई, केहू कुछ हो जाई लेकिन माई ना हुई। तो कुल बात हो जा, और अगर अपनी मातृभाषा, अपनी मातृबोली भोजपुरी कि हम बात कर यहाँ भुला जाए, अगर आपसे बात कुछ पूछल भुला जाए तो हमार धृष्टता हुई और आप शायद माफो ना करब। और आपका किरदार, आपका व्यक्तित्व सब हमारे खातिर बहुत, वैसे भी क्या कहीं अब शब्द नहीं मिलत। तो आज एक तो भोजपुरी कविता हो जाए भैया, के सुनल चाहता है, एक बार बताओ जाएंगे, ताली बजा के बताइए। ये कविता नहीं है, एक प्रसंग है। ये आप बीती एक प्रसंग है जो मेरे साथ जो बात हुई उसी का वर्णन है। अब इसे कविता कह लीजिए या प्रसंग कह लें, जो भी कह लें, वो मैं सुनाता हूँ। ये तीन साल पहले, 4 साल पहले ये घटना घटी थी, मैं ये सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है हमार माई भोजपुरी। अब की छपरा के जतरा बनल, अब की छपरा के जतरा बनल। हम हवाई जहाज पकड़ के पटना आईनी, गाड़ी में बैठनी, छपरा खातिर रवाना हो गई। कुछ और सोची, बाकी मन में लागो कि आज केहू से भेंट हुई, केहू आपन से भेंट, केहू हमार बाट जो होता। गाड़ी चलत जाता, पटना से बाहर आके छपरा के ओर गाड़ी मुड़ गई। पानी पियतानी तो सड़क जाता, पानी पियतानी तो सड़क जाता। अब हम सोचे लगनी कि हमार चिंता के करता, के हमरा के याद करता, ई केकरा से हमरा भेंट होए वाला बा, कि हमार बाट जो होता। हम तो अपना बारे में आवे के कोई के खबर नहीं कैले, कोई के बतौलो ही नहीं की। गाड़ी हाजीपुर से सोनपुर सब पार कर गई, गंगा जी पार हो गई, गंगा जी के गोड़ लगनी। गाड़ी आगे बढ़ल, भूख लाग रहे, भूख लाग रहे, कुछ
मन कैलस। एगो रेलवे के ढाला पर हमार गाड़ी रुकल, वहां भूजा बिकात रहे। हम गाड़ी से नीचे उतर गई नी, अब भूजा वाला लगे गई नी, ए जी भूजा कैसे दे रहा बारा? भूजा वाला लगे 3-4 जना और खड़ा रहे लोग भूजा खरीदे खातिर। भूजा वाला हमारा बात पर ध्यान ना देलस, तो जवाब ना देलस। हम देखता नहीं कि एगो बूढ़ पुरानिया मेहरारू खड़ा बिया। हम देखता नहीं कि एगो बूढ़ पुरानिया मेहरारू खड़ा बिया। हम भूजा वाला से कहनी कि का हो भूजा ना खिएबा? भूजा वाला कहला कितना के दी? हम कहनी 20 रुपया के बना दो। एक बाद भूजा वाला भूजा बनावे लागल और हम फिर से बूढ़ पुरानिया के ओर देखनी तो ए बेर वो हंसत रहली, तो ए बेर वो हंसत रहली। हम प्रणाम कैली, गोड़ लगतनी, कहली खुश रह। कहवा चल गई? हम गोड़ लगनी, गोड़ लगतनी, कहली खुश रह। कहवा चल गई? कहवा रहल? कहवा सुतल? का खैल? खूबे कमैल, खूबे धमैल, कितना नाम हो गई तहार, बाकी हमारा के बिसारते हैं। हम खाली पुरनिया के बात सुनत रहनी, हम खाली पुरनिया के बात सुनत रहनी, उनका के हम देखत रहनी और वो हमरा के निहारत रहनी। उनका के हम देखत रहनी और वो हमरा के निहारत रहनी। हम पूछनी, हम रउआ के चिन्हनी ना? हम पूछनी कि हम रउआ के चिन्हनी ना? तो कहली हम तार माई न होगी भोजपुरी। तो कहली कि हम तार माई न होगी भोजपुरी। हमरे गोदी में खेलल, हम ही बोले के सिखौनी, पलनी पोसनी, बाकी तू हमार सेवा ना करेला। हमरा रोआई आ गई, हमरा रोआई आ गई, हम रोए लगनी। कहली मत रो, रोत काहे बारो? माइनू हमी तार कहीं कोई थोड़े बानी, हरदम संगई रहिले। हम और बिलक बिलक के रोए लगनी। कहली चुप हो जा, चुप हो जा, मत रो। जब मन करे नु माई के सेवा को लेने की चाहिए बाबुआ। जब मन करे तो माई के सेवा को लेने की चाहिए बाबुआ। हम ही नहीं कहत कि तू हमरा पे ध्यान नहीं खा दे, हम ही नहीं कहत कि तू हमरा पर ध्यान नहीं खा दे। हमरा के छोड़ दे ले बारा, बाकी बबुआ एगो बात कही, माई के सेवा करे के चाही, अपन जड़ के ना भुलाए के। जे जड़ के छोड़ेला वो जमीन से उखड़ जाला। तभी भूजा वाला कहल ली बाबूजी राउ भूजा बन गई। हम भूजा लेवे लगनी, ओकरा के पैसा देनी, और जैसे मुड़त आनी माई वहां नहीं खी। हम एने उन्हें देखे लगनी, कहीं दिखाई ना दे। भूजा वाला से पूछनी, ए भाई यहाँ जन माई रही और कहाँ गई? ए भाई यहाँ जन माई रही और कहाँ गई? भूजा वाला कहलस, कौन माई?
यहाँ तो कोई ना रहला। भूजा वाला कहलास कौन माई, यहाँ तो कोई ना रहला। हम तो केहू के ना देखनी है। अरे का कहता रहो, यहाँ रहली है, हम उनका से बतियावत रहनी है, वो हमरा से बतियावत रहली है। अरे महाराज रहुआ यही चीज खड़ा बानी, कोई से ना बतियावत रहनी रहुआ। हम सन रह गईनी, हम सन रह गईनी। चारों ओर देखनी, कहीं ना दिखाई दिली। आके गाड़ी में बैठ गईनी, आके गाड़ी में बैठ गईनी। रेलवे ढाला खुलल, गाड़ी आगे बढ़ल। हम छपरा राजेंद्र कॉलेज गईनी। हमार संबोधन भोजपुरी में भई। सारण फिल्म फेस्टिवल में गईनी। हमार संबोधन बातचीत सब भोजपुरी में भई। जयप्रकाश विश्वविद्यालय गईनी, वहां शुरुआत भोजपुरी से भई। बड़ा अच्छा लागत रहे, मन गदगद भई जात रहे। भीतर से बहुत खुश रहनी। ऐसा लागो जैसन कि हर जगह भोजपुरी माई खड़ा बारी। बहुत खुश बारी, आशीर्वाद दे रहल बारी हमार माई भोजपुरी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। एगो प्रश्न बा भैया से। प्रश्न होगा कविता के कोख से ही उत्पन्न होता। हम जहाँ खड़ा बानी एजी से 30-32 किलोमीटर मैंने दहिने हाथ उठाओ ले तो मनोज वाजपेयी भैया के घर बा। 30-32 किलोमीटर एक दिशा से रौरा आ गई बनी। और 30-32 किलोमीटर पूरब के तरफ अगर देखल जाए तो पंकज त्रिपाठी भैया के घर बा। ये 3 गो नाम मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, अखिलेंद्र मिश्र कहीं ना कहीं सारण और चंपारण के साथे साथे पूरा हिंदी दर्शक के मानस पटल पर स्थापित। लेकिन हमने का मन में अक्सर चूंकि मंच जो बातों साहित्य के, सिनेमा के, संगीत के संगम में आगे देखी पलानी में बैठल बने तो भोजपुरी जो भोजपुरी माई के व्यथा बा हमने के 3 स्टार से अपेक्षा रहेला कि आपन प्रयास भी कबो भोजपुरी सिनेमा के निर्माण के क्षेत्र में रही का। बिल्कुल रही, बिल्कुल रही। अभी हम एगो मैथिली फिल्म कोई नहीं है, हम मैथिली बोले के ना जाने ले, क्योंकि हमारे बिहार के भाषा है मैथिली, सीता मैया के भाषा है, विद्यापति के भाषा है। तो ऊपर फिल्म बनल है, बिहार में ही शूटिंग भइला, बिहार के वो गांव में जहानाबाद के लगे। इंडियन पैनोरमा में ऑफिशियल सिलेक्शन भइला ओकरा। तो वो फिल्म के कई गई है ऐसी भइला वो तरह के स्क्रिप्ट बहु। अगर भोजपुरी में वो तरह के स्क्रिप्ट आई तो हम बिल्कुल करें, हम बिल्कुल खुला बने। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार अखिलेंद्र जी। और मैं कुछ देर चाहूंगी कि आप मंच पे रहें, तो महत्वपूर्ण सम्मान दे रहे हैं आपके कर कमलों द्वारा। सर विवेक जी, जैसा कि मैंने सदानीरा टीम के सदस्यों को अभी बोला है, आप लोगों को एक काम सौंपा है, आप सारे लोग पहुंच जाएं। भैया हमने और मैं आपके साथ साथ दीर्घा को बताना चाहूंगा, हम लोगों ने 4 साल पहले भैया ये परंपरा शुरू की थी यहाँ।